आज का काम ये है कि इलस्ट्रेशन 26, 27, 28 और क्वेश्चन 38, 39, 40 तीन इलस्ट्रेशन और तीनों पर बेस 3 क्वेश्चन आपको बुक में दिए हुए हैं। इसमें से 26, 28 में कराने जा रहा हूँ। एक समय था कि ये दोनों एग्ज़ाम में बदल बदल के अलग अलग ईयर्स में आया करते थे क्वेश्चन, अभी काफ़ी समय से नहीं आए हैं। और जैसे ये हैं वैसे ही 38, 39, 40 हैं। तो इसको कर लीजिएगा और कहीं फंसा करो तो थोड़ी अपनी भी अक्ल लगाया करो, थोड़ा सा पढ़ के समझा करो कि आखिर ऑथर क्या कहने जा रहा है, क्या कहना चाहता है, वरना सेकंड थर्ड ईयर कैसे करोगे। हर एक चीज़ के लिए टीचर ढूंढोगे और ग्रेजुएशन क्लासेस के टीचर्स या हायर क्लासेस में सीए वगैरह में टीचर्स आपको लेक्चर देते हैं। कभी कभी कोई आपका कोई एक डाउट आपने रेस कर दिया, उस पर वो जवाब दे देते हैं। वो बैठकर आपकी अपनी जो मिस्टेक्स हैं ना उसको ढूंढते हैं, ना उसको बताते हैं। ये इस लेवल के टीचर नहीं होते हैं। स्कूलिंग के शेल से बाहर आ चुके हो तुम, ये बात तुम्हें समझनी पड़ेगी। आदतें वो डालो जो आगे तुम्हें प्रॉब्लम ना करें। हायर स्टडीज़ का क्या मतलब होता है? एक ऐसी स्टडीज़ जहाँ पर हमारा भी लेवल ऊपर हो जाता है और हम उनकी कहीं बात समझ लेते हैं, वो कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं और उसके बेसिस पर हम अपनी मिस्टेक्स को दूर कर लेते हैं। कभी कभार कोई एक बात दिमाग में ऐसे खनक रही होती है तो जाके टीचर से पूछ लेते, सर इसका क्या मतलब होता है। तुम चाहो कि कोई टीचर बैठ के तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक ढूंढे या तुम कहाँ फंस रहे हो उसको समझे, ये बहुत एक्सेप्शनल, बहुत रेयर है। ख़ास तौर से ग्रेजुएशन में तो ना के बराबर है। ऐसे तो हर बच्चा कोई ना कोई एक अपनी क्वेरी लेके बैठ जाएगा, तो एक टीचर 1 आवर पढ़ाए आपको और उसके बाद 2 आवर्स बैठ के सबकी क्वेरी सॉल्व करे। ये नहीं होता है ऑल ओवर इंडिया में। छोटे मोटे कोचिंग सेंटर्स में ज़रूर कुछ टीचर्स दबाव में आकर ऐसा कर देते होंगे क्योंकि उनको अपनी कोचिंग चलानी है, तो वो अपना भला देखते हैं। वो ये नहीं देख रहे हैं कि बच्चे की आदत कैसी पड़ रही है। और जब सेकेंड थर्ड ईयर में ऐसे टीचर्स मिलते नहीं हैं बच्चे को, तो बच्चा परेशान हो जाता है। कॉपीराइट सुनिए। मुझे ऐसा लगता है कि तुम में से कोई एक तो बच्चे ऐसे ज़रूर निकलेंगे अपनी ज़िंदगी में जिनका कॉपीराइट से वास्ता पड़ेगा। बाकी जो रॉयल्टीज़ के मैंने आपको केसेस बताए हैं, भले उससे वास्ता पड़े ना पड़े, लेकिन इससे वास्ता ज़रूर पड़ेगा। जैसे कि मैं जब खुद पढ़ता था बीकॉम पार्ट 1, तो उस समय मुझे ज़रा सा भी दिमाग में नहीं था कि जो चैप्टर मैं बीकॉम में सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा हूँ, हकीकत की बात कर रहा हूँ, ईमानदारी की बात, जो चैप्टर में एग्ज़ाम्स में आएगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहा हूँ, वो चैप्टर एक दिन मुझे बच्चों को पढ़ाना होगा। मैं नहीं जानता था और मैं बिल्कुल भी नहीं सोच सकता था उस समय कि एक दिन मेरी भी बुक्स पब्लिश होंगी और उन बुक्स की मुझे रॉयल्टी मिलेगी। तुम भी आज नहीं कह सकते हो कि भविष्य तुम्हारा तुम्हें कहाँ ले जाएगा। मैं रॉयल्टी पढ़ते समय बिल्कुल नहीं जानता था कि एक दिन मैं रॉयल्टी पढ़ाऊँगा। क्या मेरा रॉयल्टी पढ़ा हुआ वेस्ट हुआ? नहीं, मैंने रॉयल्टी पढ़ी, अपने दम पे पढ़ी, डिटेल में पढ़ी और ऐसी पढ़ी कि आज आपको पढ़ा सकता हूँ। फिर मेरा एनकाउंटर हुआ इस कॉपीराइट से जब मैंने खुद अपनी बुक्स लिखी। सबसे पहली बुक मैंने ईयर 2000 में लिखी थी, जब मैंने बस 5 साल पढ़ाया और मुझे एक इच्छा जागृत हुई कि चलो मैं भी बुक लिखूं। और रॉयल्टी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो नहीं लिखी मैंने कि मुझे रॉयल्टी मिलेगी, लेकिन मुझे ये था कि मेरी पॉपुलैरिटी होगी, मुझे नाम शोहरत मिलेगी और मुझे ऑफ़र मिल रहा है तो क्यों ना मैं उसको
अवेल करूं, मैंने लिखी। जानते हो, जब मैंने उस बुक को लिखा और वो पब्लिश हुई, लोगों के पास पहुंची, अलग अलग सिटीज़ में, बड़ी खुशी हुई अपना नाम देखकर। मुझे क्या एक्सपीरियंस हासिल हुआ बताओ? तुम नहीं बता सकते हो, तुम सोच नहीं सकते हो मुझे क्या एक्सपीरियंस हासिल हुआ। मुझे जो एक्सपीरियंस हासिल हुआ वो ये हासिल हुआ कि अभी मैं बुक लिखने के काबिल नहीं हूँ। मेरी नॉलेज बहुत कम है, मेरा एक्सपीरियंस बहुत कम है। मुझे अभी बहुत सारा एक्सपीरियंस गेन करना है टीचिंग का, बहुत नॉलेज अभी गेन करनी है। बुक ज़िंदगी में तब लिखनी चाहिए जब आप एक रिमार्केबल टीचिंग कर चुकी हो अपनी लाइफ में, आपने बहुत सारा ज्ञान अर्जित कर लिया हो, आपको बहुत से बच्चों के फीडबैक्स हों कि वो क्या चाहते हैं, और आपकी किसी एग्ज़ाम पे बहुत अच्छी पकड़ हो। तो मैंने सन 2000 के बाद बहुत सारे ऑफ़र्स मुझे मिले, मैंने उनको किनारे कर दिया। उसकी भी बहुत सारी कहानियाँ हैं, नहीं रहने दो, फिर टॉपिक पूरा नहीं होगा। फिर 2013 के बाद मैंने टेक्समैन से नाता जोड़ा और धीरे धीरे उनकी बुक्स पे काम करना शुरू किया। आज इन टोटल मेरी 5 बुक्स पब्लिश हो चुकी हैं, जिसमें कि 3 बुक्स अभी रिसेंट सीए फाउंडेशन, सीए इंटरमीडिएट की पब्लिश हुई थी 2 साल पहले, और काफ़ी अच्छी वो मार्केट में सेल हुई हैं, जिसमें कि आपका जो क्रैकर है उसकी ज़बरदस्त सेल है, ज़बरदस्त एप्रिसिएशन है। सच बताएं तो सी एग्ज़ाम्स में अब बुक कोई ख़रीदना नहीं चाहता है। वो ऐसे ही क्रैकर जो आते हैं ना, जिसमें एग्ज़ामिनेशन लायक क्वेश्चंस हों और प्रैक्टिस भी हो जाए, वैसी सी बुक ख़रीदना चाहते हैं। तो आज के समय के हिसाब से वो बुक बच्चों को बहुत अच्छी लगती, बहुत सेल हुई है। मैं जब आज रिकॉर्डिंग करने आया हूँ तो कल ही शाम को मेरे पास अभी पिछले 6 महीने का जो रॉयल्टी का स्टेटमेंट है जो मुझे मिलती है टैक्समैन से, वो आया है। मैंने अब इसको स्टडी नहीं किया है, बस ऐसे देख लिया कि फिगर इगर क्या है। बोले सर फिगर बताइए। हाँ, तुम्हारी यही चीज़ में दिमाग है बस, कि इच्छा है कि बता दें सर कि क्या फिगर है, उससे तुम्हें क्या करना है, दैट इज़ माय पर्सनल इनकम। बाकी जो कहानियाँ बता रहा हूँ उससे मतलब नहीं है तुम्हें, कि तुम्हें एक इंस्पिरेशन मिले कि यार ज़िंदगी में कभी हम भी ऐसे हो सकते हैं, हमें भी शायद ये टॉपिक प्रैक्टिकली इस तरीके से काम आए, उसमें दिमाग नहीं जा रहा है इनको। कल रॉयल्टी का जो सर के पास स्टेटमेंट आया उसमें ये पता चल जाए कि इनको कितनी रॉयल्टी मिली। तो मैंने चलो एकेडमिक्स की बुक पर काम किया, मैं एक टीचर हूँ और किस पे काम कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा क्या भरोसा, कल को तुम नॉन एकेडमिक बुक पे किसी पे काम करो आगे चल के, आर्टिकल्स लिखो, पोएम्स लिखो, गज़ल लिखो, गीत लिखो, लेख लिखो, और वो किताबें बिकें, तो क्या तुम्हें रॉयल्टी नहीं मिलेगी? कौन कहता है यार, कौन कहता है, ज़रा पकड़ के लॉ की बीकॉम की पढ़ी हुई चीज़ें ज़िंदगी में काम नहीं आती हैं? कहाँ काम नहीं आती, ज़रा मुझे बताइए। तुम जब घर से निकले ही नहीं हो, किसी रास्ते पे चले ही नहीं हो, तुमने ज़िंदगी में हाथ पाँव ही नहीं मारे हैं, तुम्हारी कोई उपलब्धियाँ ही नहीं है, तो तुम्हें वाकई नहीं महसूस होगा कि पढ़ा हुआ कुछ काम आएगा। वरना जो कहीं भी इधर उधर हाथ पाँव मारता है, कुछ पाने का प्रयास करता है, जद्दोजहद करता है, उसको पढ़ाई की वक़्त धीरे धीरे पता चलने लगती है, जैसे मुझे धीरे धीरे पता चली, मुझे भी इमीडिएट नहीं पता चली। तो चलिए सुनते हैं ये कॉपीराइट क्या है। एक ऑथर ने अपनी पूरी ज़िंदगी लगाकर एक किताब पब्लिश की और उसमें अपनी पूरी ज़िंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस डाल दिए उसने, बेस्ट
क्वेश्चंस, बेस्ट इलस्ट्रेशंस विद बेस्ट सॉल्यूशंस उसने उसमें उतार दिया और वो पूरी स्क्रिप्ट उठा के पब्लिशर को दे दी, क्योंकि पब्लिशर उनसे वो बुक लिखने को कह रहा था कि भाई आपका नाम बहुत है, आपके नाम से बुक बिकेगी, डेफिनेटली हमको भी फ़ायदा होगा, आपको भी फ़ायदा होगा, तो सर आप लिखिए। उन्होंने बुक लिख दी। पब्लिशर ने उस बुक को उनसे कुछ दाम देकर ख़रीद लिया लमसम में कि भैया हम आपको इतने रुपए देंगे इस स्क्रिप्ट को लिखने के, और उठा के उस बुक को पब्लिश कर डाला। और फिर धीरे धीरे धकाधक उसकी सेल शुरू हो गई और बेचना शुरू कर दिया। 1 साल के बाद दूसरे साल के बाद तीसरे साल जम के बिकने लग गई वो बुक। कई यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, कोचिंग सेंटर में वो रिकमेंड कर दी गई। कमा कौन रहा है? पब्लिशर। मेहनत किसकी थी? स्किल किसका था? टैलेंट किसका था? उस ऑथर का। क्या ये उस ऑथर के साथ नाइंसाफ़ी नहीं हुई है? बिल्कुल हुई है। और कहीं ना कहीं उस ऑथर की भी अपनी मिस्टेक है। उसको ये जानना चाहिए था कि मैं जब फिज़िक्स की बुक लिख रहा हूँ, केमिस्ट्री की बुक लिख रहा हूँ, तो एक पेमेंट मैंने इनसे ले लिया और इनको अपनी बुक के अधिकार दे दिए। गलत है। मुझे हर एक बुक की सेलिंग में कुछ हिस्सा मिलना चाहिए, भले वो 1 रुपये क्यों ना हो। लेकिन क्योंकि साइंस के टीचर होते हैं, उनका रॉयल्टीज़ और कॉमर्स, कमर्शियल एक्टिविटीज़ से कोई लेना देना नहीं, तो वो ये चीज़ें नहीं समझते हैं। कभी कभी अधिकार दे देते हैं, बाद में फ़ायदे में कौन रहता है? पब्लिशर रहता है। बात आ रही ना समझ में? तो किसी भी ऑथर को अपनी बुक के अधिकार किसी पब्लिशर को देते समय उससे पर बुक कोई रॉयल्टी तय कर लेनी चाहिए कि हम आपसे सालाना जो पेमेंट लेंगे वो पर बुक के हिसाब से इतना लेंगे। मैं मानता हूँ, मैं जानता हूँ कि किसी भी बुक को मार्केट में जब पहली बार लॉन्च किया जाता है तो पब्लिशर का बहुत पैसा लगता है, उसकी बहुत मेहनत लगती है, उसको बहुत से स्पेसिमेन बांटने पड़ते हैं फ्री में। लेकिन एक बार बुक जब चल जाती है तो धीरे धीरे पब्लिशर की मेहनत कम हो जाती है। फिर उसके सेकंड, थर्ड कई एडिशंस आते हैं और दोनों पार्टीज़, चाहे ऑथर हो चाहे पब्लिशर हो, फ़ायदे में रहते हैं। जैसे बात चल रही तो बता रहा हूँ, अभी पिछले हफ्ते मेरे क्रैकर का 3rd एडिशन आ गया है मार्केट में, जिसमें कि नवंबर का सॉल्व्ड पेपर शामिल है। जो आपका पेपर हुआ था मैं उसकी बात कर रहा हूँ। और जैसे ही ऑप्ट आउट का पेपर हो जाएगा उसके बाद वो पेपर लगकर भी एक नया एडिशन आ जाएगा मार्केट में। ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। मैं आपको एक बात और शेयर करना चाहता हूँ टॉपिक के विदिन। कॉपीराइट पढ़ा रहा हूँ और अगर ये बात मैं आपके सामने नहीं लेके आता हूँ या शेयर नहीं करता हूँ, मीन्स मैंने इस टॉपिक के साथ, अपनी टीचिंग के साथ नाइंसाफ़ी की है। और वो ये कि जिन ऑथर की बुक आप इस समय पढ़ रहे हैं, डॉक्टर SM शुक्ला, अकाउंट्स की और स्टैट्स की, दोनों डॉक्टर SM शुक्ला की बुक हैं। इन्हीं की बुक्स मैंने भी पढ़ी थी जब मैं BCom पार्ट 1 में था 95 में, आज से 25 साल पहले। मैंने भी इन्हीं की बुक से पढ़ाई की थी और मैं उन चुनिंदा खुशकिस्मत लोगों में हूँ कि मैंने 4-6 सही लेकिन डॉक्टर SM शुक्ला की क्लासेस अटेंड की हैं। मैंने उनको जीता जागता पढ़ाते देखा है और मैंने उनसे भी कुछ इंटरेक्ट किया है और उनसे भी कुछ सीखा है। आज वो दुनिया में नहीं है, उनकी डेथ शायद 2000 के आसपास हो गई थी, लेकिन बुक देखो आज भी बिक रही है उनकी। और उनकी बुक का एक हिस्सा जिसको हम रॉयल्टी कहते हैं उनके घर वालों को आज भी पहुंच रहा है। जैसा मेरी नॉलेज में है, जैसा मेरे सुनने में आता है, कानपुर में
आज तक के इतिहास में कॉमर्स फील्ड में डॉक्टर एस.एम. शुक्ला से बड़ा कोई नाम हुआ ही नहीं। हम लोग उनके आगे कुछ नहीं है, नथिंग। उनके बारे में जो मैंने सुना है वो ये कि उनका एक बड़ा सा अपना स्टडी रूम था, उसमें शेल्फों में ढेरों किताबें ऐसे लगी हुई थी अलग अलग सब्जेक्ट्स की। तो आप कहेंगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक टीचर हैं, हाईली रेपुटेड हैं, उनका अपना एक स्टडी रूम होगा तो शेल्फ में किताबें तो लगी रहेंगी। हाँ, तुम सही सोच रहे हो, सही बोल रहे हो, मेरी पूरी बात भी तो सुन लो। वो शेल्फ में जितनी किताबें लगी ही थी अलग अलग सब्जेक्ट की, वो सिर्फ उनकी लिखी हुई थी। वो इतना जानते थे, इतना उनका वर्सटाइल नॉलेज था कॉमर्स के अलग अलग सब्जेक्ट्स को लेकर। वरना देखो अकाउंट की बुक भी लिखी है, स्टैट की भी लिखी है। इतना ज्ञान आज के टीचर्स में नहीं है। हम में कम ज्ञान है, हमारे से आगे की पीढ़ी में और कम ज्ञान होगा क्योंकि सब कम पढ़ते जा रहे हैं। और सुन लो फिर क्वेश्चंस पर आ रहा हूँ। किशोर कुमार ने 70s में गाने गाए, मोहम्मद रफ़ी ने गाए, लता मंगेशकर ने गाए, अभी सोनू निगम गाता है। तो ये वो कुछ बड़े सिंगर्स रहे जिन्होंने वक्त पे आवाज़ उठाई और ये कहा म्यूज़िक कंपनीज से, ग्रामोफोन कंपनीज से कि हम जो गाना गाते हैं उस गाने का हमें उचित मेहनताना नहीं मिलता है। जबकि वो गाना जब हम गाते हैं तो उसके बाद वो जाने हिंदुस्तान भर और हिंदुस्तान के बाहर अलग अलग जगह कहाँ कहाँ बजाया जाता है। म्यूज़िक शोज़ में और रेस्टोरेंट्स में तमाम जगह उसको यूज़ किया जाता है, रिंगटोन वगैरह में आज की डेट में आप देखते हैं। समय पर आवाज़ उठाने का फ़ायदा ये मिला कि उनको हर चीज़ की रॉयल्टी मिलने लग गई। जिस जिस चैनल में उनका गाना आप आते देखते हैं, पर गाना कितनी बार उसको चैनल में दिन में दिखाया गया, उसकी रॉयल्टी उनके अकाउंट में जमा हो जाती है। आखिर हम उनकी वॉइस सुन रहे हैं। खाली सिंगर के हिस्से में रॉयल्टी नहीं आती है, जो म्यूज़िशियन है उसके हिस्से में भी रॉयल्टी का एक हिस्सा आता है, जो लिरिसिस्ट है उसके हिस्से में भी आता है। आप डिटेल में मत जाओ, और सबको उसका एक हिस्सा मिलता है। तो किशोर कुमार की डेथ हुए ज़माना हो गया। उनका लड़का अमित कुमार, ही इज़ ऑल्सो वेरी फाइन सिंगर, लेकिन देखो कहाँ ज़्यादा सिंगिंग करता है, क्योंकि उसको किशोर कुमार जो उसके फादर थे उसकी इतनी रॉयल्टी आज मिलती है कि वो अपनी कई पीढ़ी तक आराम से ऐसे जी सकता है। आया समझ में टॉपिक? रॉयल्टी क्या होता है? कोई ऐसा काम करो जिसमें कि तुम्हारे काम पर तुम्हें प्रसिद्धि भी मिले और पैसा भी मिले। मैंने ढेरों टीचर्स देखे जो रॉयल्टी पढ़ा के चले गए अलग अलग क्लासेस में, पूरी ज़िंदगी उन्होंने निकाल दी रॉयल्टी पढ़ाने में और ख़ुद उनको कोई रॉयल्टी नहीं मिली। तो मुझे ये बात थोड़ी अखरी, मैंने भी तय किया कि सही समय आने पर मैं बुक पर काम करूंगा। सही समय आने पर मतलब सन 2000 के बाद मैंने 10-12 साल का लीप ले लिया कि नहीं, काम नहीं करूंगा, पहले ज्ञान अर्जित करूंगा। तुम्हें जो चाहिए होता है इमीडिएट चाहिए होता है। अब तुम इस टॉपिक में किसी भी क्वेश्चन को जैसे ही मैं पढ़ूंगा हर चीज़ समझ जाओगे। आप सोचोगे सर ने पढ़ाया बताया क्या, ये तो मेरी खासियत है। अब आपको क्वेश्चन लगेगा कि कुछ है ही नहीं इसके अंदर। चलिए आते हैं इलस्ट्रेशन 26 में। और ऐसे इलस्ट्रेशन आ जाए ना एग्ज़ाम में तो बड़ी कम मेहनत में 15 नंबर मिल जाते हैं। और वरना स्टूडेंट कहेगा यार कॉपीराइट पढ़ा नहीं मैंने, कॉपीराइट पढ़ा नहीं। अरे क्या है यार कॉपीराइट में? अगर सारी दुनिया भर की बातें जो मैंने आपको बताई तुम्हारे दिमाग में है तो यू विल फील कंफर्टेबल इन कॉपीराइट टॉपिक। चलिए देखिए, डॉक्टर सुधीर, इलस्ट्रेशन 26 की बात कर रहा हूँ। राइट अ बुक ऑन अकाउंटेंसी एंड गेव द राइट ऑफ इट्स प्रिंटिंग एंड सेल टू सुशील एंड कंपनी।
अभी डॉक्टर सुधीर की यहाँ पे पोजीशन लैंडलॉर्ड की हो गई और सुशील एंड कंपनी की पोजीशन यहाँ पर लेसी की हो गई, क्योंकि राइट्स सुशील एंड कंपनी ने लिए हैं। अच्छा, मैं बता दे रहा हूँ एक बार, आखिरी दिन है ना इसलिए बताना पड़ेगा। कहीं पर आप देखते हैं कि ईट मोरंग सरिया की बात हो रही है, कहीं पर रेफ्रिजरेटर की बात हो रही है, कहीं पे टेलीविज़न की बात हो रही है, अभी यहाँ बुक्स की बात हो रही है। पूरे इस चैप्टर में प्रोडक्ट क्या है उस पर मत जाइए। जो टेबल बनता है एनालिटिकल टेबल इन दी बुक्स ऑफ लेसी, वो एक ही मैनर में बनता है। हाँ, कॉपीराइट में कभी कभी टेबल नहीं बनता है और क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होता है जिस तरीके से मैं अभी आपको कराने जा रहा हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। The accounts of Sushil and company are closed on 31st March each year. Royalty is 10% on the printed price of sold books. Price of each printed book is ₹30. Each year's royalty is paid on 30th April of the following year. Following account is given by Sushil and company to Dr. Sudhir. सारी शर्तें लाइन से बोल दी गई हैं कि 10% का रॉयल्टी रहेगा, बुक का प्रिंटेड प्राइस 30 होगा और हर साल की रॉयल्टी का पेमेंट उस साल नहीं होगा, अगले साल की 30 अप्रैल को होगा। ये कुछ बच्चों का डाउट रहता है कि सर ये क्या है। पिछले क्वेश्चंस में या इलस्ट्रेशन में इस लाइन का आप मीनिंग कम समझ पाए होंगे, तो मैंने जानबूझ के बताया भी नहीं, क्योंकि मैं जानता था जब मैं ये इलस्ट्रेशन कराऊंगा ये डाउट अपने आप ख़त्म हो जाएगा। तो अभी बता देंगे इसका क्या रहेगा। फॉलोइंग अकाउंट इज गिवन बाय सुशील एंड कंपनी टू डॉक्टर सुधीर। 2016-17 में क्या रहा, 17-18 में क्या रहा, 18-19 में क्या रहा, उसकी डिटेल दी हैं। बुक कितनी प्रिंट हुई, स्पेसिमेन कितने बांटे गए, वेस्ट कितनी हो गई बुक, मतलब जिल्द ख़राब हो गई, उसकी प्रिंटिंग ख़राब हो गई, पेज बाहर निकल आए, ऐसी बुक बिकती नहीं, इसको क्या कहते हैं, वेस्ट बुक। और फिर कितना क्लोजिंग स्टॉक बचा रह गया बुक का, इसकी डिटेल दी है। क्या क्वेश्चन में कहीं भी शॉर्ट वर्किंग की बात की गई है? नहीं। क्या क्वेश्चन में कहीं भी उसके रिक्रूटमेंट की बात की गई है? नहीं। जिस क्वेश्चन में शॉर्ट वर्किंग की बात नहीं की गई है, रिक्रूटमेंट की बात नहीं की गई है, सिर्फ पेमेंट की बात की गई, उसमें एनालिटिकल टेबल क्यों बनाएंगे, वो भी खास तौर से जब क्वेश्चन हम कॉपीराइट का कर रहा हूँ। इसीलिए कॉपीराइट का क्वेश्चन अलग से मुझे कराना पड़ता है कि पहले देख लो, समझ लो कि कॉपीराइट के क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होते हैं, करने मत बैठ जाओ। अब ये जिस तरीके से सॉल्व होते हैं वो तरीका समझ लो। अगर क्वेश्चन इसी मैनर में आए तो इसी मैनर में सॉल्व करिएगा जो मैनर में बताने जा रहा हूँ, और क्वेश्चन उसी मैनर में आए जिसमें शॉर्ट वर्किंग है तो उसका रिक्रूटमेंट है, तो जैसे एनालिटिकल टेबल बनाते आए हो किसी भी प्रोडक्ट की, वैसे इसकी भी बना देना। चलो, इसमें एनालिटिकल टेबल नहीं बनेगी, इसमें एक वर्किंग नोट बनेगा। वर्किंग नोट 2016 और 17, ठीक, यहाँ पे भी मैं लिखूँगा, कुछ लिखूँगा यहाँ पे, फिर इधर 2017-18 और फिर इधर 2018-19। अभी मुझे कर लेने दो, ये मैंने थोड़ा ऊपर लिखा है, ये थोड़ा ऊपर लिखा है, कोई वजह होगी, बुक मत देखो, उनको करने दो जैसे करते हैं। सबसे पहली चीज़, बुक प्रिंट कितनी हुई, बुक प्रिंट हुई उसको लिखेंगे प्रिंटेड। प्रिंटेड कितनी थी? 8000। मैं पहले साल की बात कर रहा हूँ, 8000 बुक प्रिंट हुई।
फिर उसमें से स्पेसिमेन कितने दिए गए, लेस स्पेसिमेन जैसे टीचर्स के पास स्पेसिमेन आते हैं, मेरे पास आते हैं, मुझे अच्छी लगती बुक, हाँ ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड कर देता हूँ। जैसे मैंने अभी आपको कुछ बुक्स के फुटेज भेजे थे, इमेज भेजे थे कि भाई ये बुक तुम चाहो तो खरीद सकते हो, हालांकि तुमने चाहा नहीं, तुमने कहा यार कौन इतनी मेहनत करे, VPM ले लेते हैं, या छोड़ो इजी नोट से ही कर लेते हैं, या छोड़ो कुछ ना करें। हम आपको रिकमेंड कैसे करते हैं, हमारे पास स्पेसिमेन आते हैं, हमें कोई बुक बच्चों को बतानी होती है, तो जिसका काम ठीक लगता है, प्रिंटिंग ठीक लगती है, कॉस्ट ठीक लगती है, थोड़ा सा जाना सुना नाम होता है, रिकमेंड कर देते हैं। और क्योंकि हम रिकमेंड कर देते हैं इसलिए हमें वो बुक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाती है। हम उन टीचर्स में नहीं हैं जो कोई हमें थोड़ा बहुत लालच या प्रलोभन दे और हम उसको एक डील फाइनल करते हुए उसकी बुक को अपने बच्चों में रिकमेंड कर दें। मैं क्या, बहुत से टीचर्स ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन स्कूल लेवल पर ये बहुत होता है। टीचर को मालूम है बुक अच्छी नहीं है, तब भी वो बुक रिकमेंड करता है स्कूल में, क्योंकि पर बुक उसको कुछ पेमेंट मिलता है। टीचर को तो यही मालूम होता है कि हम ही अच्छे नहीं, फिर भी वो पढ़ा रहा होता है कि नहीं, कि हमारा काम चलना चाहिए। तो खैर मैं उस दिशा में अभी कोई बात नहीं करूँगा। स्पेसिमेन फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है, इसलिए इस पर रॉयल्टी नहीं मिलती है। जो वेस्ट हो गई बुक उस पर रॉयल्टी नहीं मिलती है, और जो बिकी नहीं, जिसको क्या कहते हैं क्लोजिंग स्टॉक, उस पर रॉयल्टी नहीं मिलती, इसलिए तीनों को लेस कर देते हैं। तो स्पेसिमेन 200 हो गए, वेस्टेड पहले साल का 100 हो गया, और क्लोजिंग स्टॉक 700 हो गया। अब ये तीनों इसमें लेस कर देंगे हम। इसका मतलब बुक सोल्ड कितनी है, ये है 7000। तुम्हें तो क्वेश्चन दोबारा करना ही है ना, तुम्हें तो करना ही है। मैं तो बस एक आपको तरीका बता रहा हूँ कैसे सॉल्व करना है, और एंट्रीज बता रहा हूँ, पूरा थोड़ी ना कराऊँगा। मेरे थोड़ी ना BCom पार्ट 1 के एग्ज़ाम है, तुम्हारे हैं, कुछ तुम्हारे लिए भी करने को छोड़ूँ। बुक का रेट है 30, तो सेलिंग कितने रुपए की हुई, 2,10,000 की। 30 रुपये रेट पर बिकी बुक, 2,10,000 की टोटल सेल हुई। उसमें इनका रॉयल्टी है 10%, मतलब 21,000 रुपये का रॉयल्टी है। डॉक्टर सुधीर को 21,000 रुपये का रॉयल्टी मिलेगा। ठीक, चलो पहले काम निपटा लें, फिर इंट्रीज में आएंगे। मैं सिर्फ 2 साल का करा रहा हूँ, आगे का आप बाद में कर लेना, जगह तो आपने बना ही रखी होगी, आगे का आप बात कर लेना। ध्यान देना, ये क्लोजिंग स्टॉक इस साल नहीं बिका, अगले साल ये ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा। जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक होता है वो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक होता है, पता है ना तुम्हें। तो अब ये बुक इस साल बिकेंगी, तो इसलिए मैंने जगह थोड़ी सी छोड़ रखी थी कि ये 700 हो गया। अब प्रिंटेड इस बार कितने की थी मैं फिर से तो लिखूँगा नहीं, लेकिन एज ए स्टूडेंट आप एग्ज़ामिनेशन में 3 घंटे में, मुझे लगता है पेपर 2.5 घंटे में कर लोगे। BCom का पेपर थोड़ा जल्दी हो जाता है, अगर अच्छी पढ़ाई करके गए आप तो आराम से हर चीज़ डिटेल करके लिख के आना। तो अब की बार प्रिंटेड बुक्स हैं 10,000, ये इसमें ऐड हो जाएंगी। फिर स्पेसिमेन दिए गए, और अब की स्पेसिमेन है 300। फिर वेस्ट हुई हैं बुक, वेस्ट से तो खैर नहीं बच सकते आप, और फिर इसमें से 600 क्लोजिंग स्टॉक, मतलब सेकेंड ईयर
10,700 बुक थी आपके पास, उसमें से 1,000 चली गई, बिकी कितनी 9700, और प्राइस अभी भी चेंज नहीं हुआ, 30 रुपये है। तो इस साल का सेलिंग का फिगर हो गया 9700 इंटू 30, 2,91,000, और 2,91,000 का 10% रॉयल्टी, ठीक, ये बना 29,100। अब तुम तीसरे साल का खुद कर लेना, हो गया। ऐसे 3 साल का करना है, जैसे 2 साल का वैसे 3 साल का। फ़िलहाल अब हेडिंग डालिए, मतलब ये काम बाद में करना। हेडिंग डालिए नीचे, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुशील एंड कंपनी। जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ सुशील एंड कंपनी। अब सुशील एंड कंपनी डॉक्टर सुधीर को किस तरीके से पेमेंट कर रही है और अपनी बुक्स में क्या एंट्री कर रही है, वो मैं आपको डिक्टेट करने जा रहा हूँ। पहली चीज़ दिमाग में बैठा लो, डॉक्टर सुधीर सुशील एंड कंपनी के लिए लैंडलॉर्ड की तरीके से हैं। हम आपको रॉयल्टी ड्यू करेंगे, फिर रॉयल्टी पे करेंगे, फिर उस रॉयल्टी को पीएल अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। यही तुमने पढ़ा है ना। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है बुक्स क्लोज हो रही हैं 31 मार्च एवरी ईयर, लेकिन हर साल की रॉयल्टी का पेमेंट अगले साल 30 अप्रैल को किया जाएगा। तो बहुत ध्यान से एंट्रीज सुनिएगा जो मैं आपको बोलने जा रहा हूँ। लिखिए, डेट कॉलम में 2016-17 और फिर लिखिए 31 मार्च। और सुशील एंड कंपनी के लिए रॉयल्टी एक्सपेंस है और पहले साल का रॉयल्टी बना 21,000। कोई मिनिमम रेंट नहीं, जल्दी से होता नहीं है इसमें कॉपीराइट में, लेकिन अगर हो तो जैसे टेबल बनता है वैसे बना लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन इस क्वेश्चन में तो मिनिमम रेंट है नहीं। तो एंट्री करते हैं डॉक्टर सुधीर को लेकर कि वो हमारे कौन हैं, लैंडलॉर्ड, और रॉयल्टी हमारा क्या है, एक्सपेंस। जब आप इतना सोचते हो तो आपको एंट्रीज दिखने लगती हैं। रॉयल्टी मेरा एक्सपेंस से डेबिट होगा, रॉयल्टी अकाउंट DR टू डॉक्टर सुधीर 21,000, लिख लीजिए। रॉयल्टी अकाउंट DR टू डॉक्टर सुधीर 21,000। हड़बड़ाहट मत करना, अभी पेमेंट नहीं कर रहे हम, पेमेंट हमें करना है अगले साल 30 अप्रैल को। रुक जाइए, पेमेंट जब कर ही नहीं रहे तो इस साल 3 एंट्रीज़ में 1 एंट्री तो अभी होगी नहीं, बस रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री हो जाएगी। तो एंट्री कर लेते हैं, पीएल अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट 21,000। पीएल अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट 21,000। बस इतना सा था 2016-17 में। ये क्वेश्चन डिफ़िकल्ट है तो यार तुम पढ़ाई लिखाई अब छोड़ो, वक्त आ गया है कि तुम किसी काम धंधे में लगो। जब तक किसी बच्चे को ये ताने सुनने को नहीं मिलते हैं अपनी लाइफ में, उसकी एजुकेशन कंप्लीट ही नहीं हो सकती है। कोई भी लड़का अपनी ज़िंदगी में इस ताने को सुने बगैर कुछ हासिल ही नहीं कर सकता है। ये हमारे लिए ब्लेसिंग होती है ये ताना। तो ये ताना तुमने भी सुना होगा, एसके सर ने भी सुना होगा अपने अपने समय में। हर ये ताना हर लोग सुनते हैं। अपने पापा से भी पूछना कि उन्होंने भी बचपन में ऐसे ताना सुना होगा कि कभी ना कभी उनको घर में सुनने को मिलोगे, अब तुम काम धंधे में लगो, तुम्हारे बस का नहीं है कुछ, पढ़ाई लिखाई जितनी होनी थी हो गई। ऐसे जब लापरवाही करोगे सुनने को मिलेगा। तो 2016-17 का 31 मार्च का काम ख़त्म हो गया। अब आगे डेट कॉलम में हेडिंग डालिए 2017-18।
अब जल्दबाजी मत करना, 17-18 एक नया फाइनेंशियल ईयर है, इसमें हम इस साल की रॉयल्टी की बात कब करेंगे? 31 मार्च को। लेकिन अभी मेरे दिमाग में है कि पिछले साल की रॉयल्टी ड्यू तो हो गई थी, पे कहाँ की? पे तो 30 अप्रैल को करने की बात थी ना। तो सबसे पहले डेट डालिए 30 अप्रैल, और पिछले साल की रॉयल्टी का पेमेंट क्योंकि हम अब कर रहे हैं, एंट्री हो जाएगी डॉक्टर सुधीर टू बैंक 21,000। बस एंट्रीज वही 3 है, सीक्वेंस चेंज हो गया। यहीं पर एक डाउट सुन लो। शुरुआत के इलस्ट्रेशन में एक क्वेश्चन ऐसा है, सुनना, एक क्वेश्चन ऐसा, इससे अलग होके बता रहा हूँ कि 31 जनवरी तक जो पेमेंट किए जाएंगे उस समय तक आपको जो रिक्यूपमेंट करना है कर लीजिए। ईयर क्लोज होता है 31 दिसंबर को और पेमेंट 31 दिसंबर को ना होकर 31 जनवरी को होते हैं क्वेश्चन में, जैसा ये क्वेश्चन है। और क्वेश्चन में आगे चल के लिखा है कि 31 जनवरी 2010 तक जो पेमेंट किए जाएंगे उस समय तक रिक्यूपमेंट किया जा सकता है। मैंने इमेजिनरी अपने आप ईयर बोल दिया है। तो बच्चे कहते हैं सर इस क्वेश्चन में 2010 तक रिक्यूपमेंट हो रहा है जबकि इन्होंने 9 तक किया है। वाह मेरे भाई वाह, क्या बात है, दिखाओ कहाँ ऐसा लिखा है। बोले सर देखिए लिखा है, रिक्यूपमेंट कैन बी डन अप टू पेमेंट मेड ऑन 30 जनवरी 2010, ऐसे करके लिखा हुआ है। मैंने कहा मेरे भाई 31 या 30 जनवरी को 2010 को पेमेंट आप किस साल का कर रहे होते हो? 2010 का कर रहे होते हो? बोले नहीं सर 2009 का कर रहे होते हैं। तो 2009 का पेमेंट आप 2010 में 31 जनवरी को कर रहे हो, तो उस पेमेंट को करते समय तक रिक्यूपमेंट हो सकता है, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो एक्चुअली रिक्यूपमेंट 2009 तक ही तो हो रहा है, 2009 तक के प्रोडक्शन और उसकी रॉयल्टी पर ही तो रिक्यूपमेंट हो रहा है। इसमें तुमने 2010 कहाँ से पकड़ लिया? बोले अरे हाँ सर ये तो मैंने ध्यान ही नहीं दिया। हाँ तो तुम नहीं ध्यान दोगे, मौसी आएंगी ध्यान देने इस पर। इतने बड़े हो गए हो, और कौन ध्यान देगा? सेंटेंसेस को प्रॉपरली पढ़ा करो, दिमाग चलाया करो। अभी नहीं चलाओगे दिमाग तो किस उम्र में चलाओगे? पिछले साल का पेमेंट 30 अप्रैल को हो गया, अब 2017-18 की बात चल रही है ना, फिर 31 मार्च डेट डाल दीजिए। इस साल की रॉयल्टी की बात करते हैं 29,100, तो एंट्री होगी रॉयल्टी अकाउंट DR टू डॉक्टर सुधीर 29,100। रॉयल्टी अकाउंट DR टू डॉक्टर सुधीर 29,100। और क्योंकि पेमेंट अभी होना नहीं है तो बस PL में ट्रांसफ़र करने की एंट्री कर दीजिए। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट DR टू रॉयल्टी अकाउंट 29,100। इसका पेमेंट कब करेंगे? अगले साल 30 अप्रैल को। अगला साल कौन सा है? 2018-19, जो मैंने नहीं कराया है। जब दोबारा करना क्वेश्चन तो प्रॉपरली करना, कंप्लीट करना। हालांकि अब इस क्वेश्चन में बताने लायक, समझाने लायक कुछ नहीं बचा है। अब ये तो एक सिंपल सा क्वेश्चन था, मैं एक कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन करा रहा हूँ जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी में अगर आएगा तो लोग ये कहेंगे बीकॉम ऑनर्स लेवल का क्वेश्चन आ गया। कहाँ तो तुम कहते हो यूनिवर्सिटी ख़राब है, और जब यूनिवर्सिटी स्टैंडर्ड अप करती है तो तुम उसको क्रिटिसाइज़ करते हो। गलत चीज़ है ना। सुनो, पब्लिशर ने अपनी बहुत सारी ताकत झोंक दी आपकी एक नई बुक मार्केट में लाने के लिए। बहुत पैसा लगता है पब्लिशर का, बहुत मेहनत लगती है। ऑथर बहुत अच्छा है,
ये बात अलग है, लेकिन बुक तभी चल पाएगी जब उस पर पब्लिशर मेहनत करेगा, क्योंकि मार्केटिंग कैसे करनी है, बुक कहाँ कहाँ बेचनी है, कैसे बेचनी, ये सारी मेहनत उसकी होती है। एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, कई बार मूवी बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी होती है, उसकी स्क्रिप्ट, उसका कंटेंट बहुत अच्छा होता है, लेकिन कब आती कब चली जाती पता ही नहीं चलता है, तुम देखने ही नहीं जाते, तुम्हें नाम तक नहीं सुनने को आता उस मूवी का। और एक फालतू सी बेहुदा मूवी, उसका हर समय टीवी में ऐड आ रहा होता है, गाने बज रहे होते हैं, तो तुम उसको देखने चले जाते हो कि यार वन टाइम वॉच तो है, भले मज़ा ना आए, उससे बेहतर मूवी तुम्हें नहीं पता होती है। क्यों? क्योंकि उसका मार्केटिंग नहीं हुआ होता है, तो वो पॉपुलैरिटी गेन नहीं कर पाती। तो ये सारा काम प्रोड्यूसर का होता है, डिस्ट्रीब्यूटर का होता है। खैर मैं फ़िल्मों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं टॉपिक से रिलेट होकर बस बता रहा हूँ। तो एक ऑथर ने अपनी सारी शर्तें रख दी पब्लिशर के सामने कि मैं रॉयल्टी इतनी लूँगा, मुझे हर साल कम से कम इतना तो चाहिए आपसे, और जैसे जैसे बुक मार्केट में बिकती जाएगी, उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट, उसकी सेलिंग प्राइस बढ़ती जाएगी, आप उसका सेलिंग प्राइस बढ़ाते जाओगे तो हम सेलिंग प्राइस के हिसाब से रॉयल्टी लिया करेंगे। हर चीज़ ऑथर ने अपने हिसाब से पब्लिशर पे थोप दी। कुछ पब्लिशर की भी तो दिक्कतें होती होंगी, उसको भी तो ज़रा सुन लो। पब्लिशर कहता है देखिए डॉक्टर साहब, हम आपकी बुक को आपके बताए हुए तौर तरीके से बेचने की कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे कि हिंदुस्तान की हर यूनिवर्सिटी या अच्छे कोचिंग सेंटर्स में आपकी बुक चलने लगे, लेकिन हमें भी एक आपसे एग्रीमेंट करते समय मंजूरी चाहिए, और वो ये मंजूरी चाहिए कि जब बुक में करेक्शन आएंगे या सिलेबस में कोई रिवीज़न होगा या नया कोई पेपर हो जाएगा, तो हमें आपसे इमीडिएट बुक का रिवाइज स्क्रिप्ट चाहिए होगा। हमें मालूम है आप बहुत बिजी पर्सनालिटी हैं, कभी कॉलेजेस के काम में रहते हैं, कभी आपको लेक्चर्स लेने होते हैं, कभी मीटिंग्स में होते हैं, आपके पास फुर्सत नहीं होती, हमें मालूम है। लेकिन अगर आपने बुक को रिवाइज़ नहीं किया तुम तो ज़मीन पे आ जाएंगे। अगर सिलेबस बदलता है तो नया कोई उसमें चेंज आता है तो आपको भी उसको समय रहते करना होगा, उसके लिए हम आपको भरपूर समय देंगे। लेकिन अगर उसके बियॉन्ड आपने टाइम लगाया तो हमें आपसे डैमेजेस रिकवर करने का राइट बनता है, फिर हम नुकसान खा जाएंगे। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, अभी क्रैकर जो आप लोगों ने यूज़ किया था मेरा फाउंडेशन में, आपका पेपर हुआ 9 दिसंबर को। मुझे उस पेपर को विदिन दी 6-7 डेज सॉल्व करके ऑथर पब्लिशर तक पहुंचाना था। तो कभी कभी मैं एक आध स्टूडेंट से कहता हूँ यार ज़रा तुम लोग पेपर सॉल्व करके दे दो, तुम्हें ताज़ा ताज़ा दिमाग में होगा, मैं उसी को देखकर ज़रा सलूशन और बेहतर कर लूँगा, मिला लूँगा कि कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है। तो 1-2 बच्चों से मैंने इस बार भी कहा, लेकिन उन्होंने पेपर तब सॉल्व करके दिया जब मैं भेज चुका था पेपर। तो इट्स ए रूटीन प्रोसेस। कोई पेपर देकर आया है बच्चा तो वो अब 2-3 दिन मस्ती करेगा कि बैठ के पेपर सॉल्व करेगा। हम भी इमीडिएट तो पेपर सॉल्व करने नहीं बैठ जाएंगे, कभी कोई काम निकल आए कभी कोई काम। लेकिन जो पब्लिशर है वो ये बात नहीं समझता है, वो कहता है हमें तुरंत चाहिए आपसे पेपर। तो जब भी बुक में रिवीज़न आएगा आपको रिवाइज स्क्रिप्ट हमें जल्द से जल्द भेजनी होगी। अगर आप नहीं भेजते हैं तो हम आपसे डैमेजेस रिकवर करेंगे, मतलब आपकी रॉयल्टी से पेमेंट काट लेंगे। आई ना बात समझ में? आ जाओ इलस्ट्रेशन नंबर 28 पे।
अच्छा इलस्ट्रेशन है। ए रोट ए बुक ऑन कंपनी लॉ एंड इट वाज पब्लिश्ड बाय बी। बी यहाँ पे लेसी हो गए। The terms were royalties will be 20% of the printed price of the book sold every year with a minimum amount of 8,000 per annum। आपको 20% रॉयल्टी सालाना मिलेगी, लेकिन किसी भी ईयर ऐसा नहीं होगा कि लेस देन 8,000 दिए जाएं। मतलब 8,000 का तो पेमेंट होना तय है, लेस देन 8,000 एज एन ऑथर आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। A promised to revise the book on the request of B and to pay rupees 300 to B per month for every month of delay after first 4 months of the date of request by B। A ने प्रॉमिस किया है कि हाँ हम बुक को रिवाइज करेंगे और अगर 4 महीने से ऊपर हमें लग जाता है रिवाइज करने में तो हर एक महीने का 300 रुपये हम आपको डैमेजेस देने के लिए तैयार हैं, क्योंकि डिले हमारी तरफ से हुआ है। यहाँ 300 रुपये लिखा है। बड़ी बड़ी पब्लिशिंग हाउस 30-30 हज़ार 3-3 लाख रुपए ले लेती हैं। आप कॉन्ट्रैक्ट में बंधे होते हैं। इन द ईयर ऑफ डिले द कंडीशन ऑफ मिनिमम अमाउंट ऑफ रुपीज़ 8,000 विल नॉट अप्लाई। एक तो डिले आप खुद करेंगे, बड़े बिजी रहते हैं आप, हमें मालूम है, कभी यूनिवर्सिटी का काम भी, कभी ये काम, कभी वो काम, सोशल आपके पास काम भी बहुत रहते होंगे। ऊपर से आप कहें कि नहीं मैं 8,000 तो हर साल चाहिए ही चाहिए, ऐसा नहीं होगा। जिस साल आप डिले करेंगे उस साल 8,000 रुपये पर एनम की कंडीशन ख़त्म हो जाएगी और ये कॉन्ट्रैक्ट 8 साल का है। दिस कॉन्ट्रैक्ट इज़ फॉर 8 years। On 1st April 2017, A was requested by B to revise the book। 2017 में एक समय आया जब A से कहा गया कि आप बुक को रिवाइज करिए। But the revised manuscript was submitted by A to B on 1st January 2018। लो भाई साहब, इन्होंने ऐसा काम कर दिया। 1 अप्रैल को बोला गया था कि बुक को रिवाइज कर दीजिए, जाकर 1 जनवरी को मैन्युस्क्रिप्ट जमा किए, मतलब 9 महीने बाद। तो 4 महीने तो अलाउ थे, आपने 9 महीने बाद बुक की मैन्युस्क्रिप्ट जमा की तो 5 महीने का डिले हो गया। पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी, नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड एंड पब्लिश्ड प्राइसेस आर एज फॉलोज। इसमें तो कोई टेबल, कोई वर्किंग नोट सॉर्ट ऑफ कुछ नहीं है, बस एंट्रीज हैं। बच्चे इतना पढ़ना नहीं चाहते हैं जितना इस क्वेश्चन के अंदर है, इसलिए एग्ज़ाम में आता है, इसको छोड़ देते हैं, इसकी जगह कोई थ्योरी और तलाशते हैं, लो वो कर लें। बेसिक पर्पस पर पेपर थोड़ी ना है, बेसिक पर्पस है कि तुम इस टॉपिक्स के थ्रू नॉलेज गेन कर लो। खैर, बी क्लोजेज हिज बुक्स ऑन 31st March ईच ईयर। शॉर्ट वर्किंग कैन नॉट बी रिटन ऑफ इन फ्यूचर ईयर्स। भाई देखो, मिनिमम रेंट है इसमें 8,000 रुपये पर एनम का, तो इन्होंने बात शॉर्ट वर्किंग की भी कर ली, लेकिन टेबल का कोई मतलब नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है तो डायरेक्ट सॉल्व कर लेंगे। इन्होंने एक बात बोल दी कि शॉर्ट वर्किंग किसी भी ईयर की आप रिक्यूप नहीं कर सकते, तो कोई ज़रूरी नहीं कि हम टेबल बनाएं। चलिए सॉल्व करना शुरू करते हैं। 2016-17 से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। पहले कैलकुलेशन कर लें। बुक बिकी है 2016-17 में 2500 और तब कीमत थी बुक की 10 रुपये। 2500 इंटू 10 ये हुआ 25,000। इसका रॉयल्टी 20% आपको मिलना चाहिए, तो वो जाके बना 5,000। अब पब्लिशर कहेगा
कि आपके हिस्से में रॉयल्टी बनती है 5,000, क्योंकि 25,000 की सेल हुई है, आपका 20% रॉयल्टी 5,000 बनता है। तो ऑथर कहेगा नहीं नहीं फालतू बात मत करिए आप, मैंने आपसे साफ कहा था कि चाहे कुछ हो जाए 8,000 रुपये पर एनम से कम मैं लूँगा नहीं। तो आप एज पब्लिशर 5,000 उसको ना दे पाओगे, आपको कितना देना पड़ेगा? 8,000। चलिए इसी के नीचे जो वर्किंग नोट के ना उसी के नीचे 2016-17 की इंट्रीज नोट कर लेते हैं। 31 मार्च आपके हिसाब से रॉयल्टी कितनी बनी है? 5,000। देना कितना पड़ेगा? 8,000। क्या करें, पहला साल था, बुक नहीं बिकी ज़्यादा। एंट्री करिए, रॉयल्टी अकाउंट DR 5,000, रॉयल्टी अकाउंट DR 5,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट DR 3,000, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 3,000, 2A 8,000। हमें ए को, ऑथर को 8,000 से ड्यू करना पड़ेगा, 2A 8,000। और नियम शर्तों के हिसाब से 8,000 देने भी पड़ेंगे। तो अगली एंट्री A टू बैंक 8,000, A टू बैंक 8,000। और क्योंकि पहला साल ख़त्म हो गया है, हम शॉर्ट वर्किंग को इन फ्यूचर ईयर्स रिक्यूब कर ही नहीं सकते हैं, तो क्यों इसको कैरी फॉरवर्ड करें टू द नेक्स्ट ईयर। तो जो तीसरी और आखिरी एंट्री होती है जिसमें कि आप रॉयल्टी अकाउंट क्लोज करते हैं, उसके साथ साथ इस साल की शॉर्ट वर्किंग को भी लॉस मानते हुए इसी साल PL में ट्रांसफ़र कर देंगे। एंट्री करिए, PL अकाउंट DR 8,000, PL अकाउंट DR 8,000, टू रॉयल्टी अकाउंट 5,000, टू रॉयल्टी अकाउंट 5,000, टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट 3,000। ख़त्म हो गया, 2016-17 ख़त्म हो गया। अब बात आती है 17-18 की, 17-18 की बात आती है। इस साल जल्दबाजी मत करना, यही कराऊंगा, इसके आगे नहीं बताऊंगा। 17-18 वो ईयर है जिस साल डिले हुई है। डिले वाले ईयर में डैमेजेस की बात की गई है। डिले वाले ईयर में 8,000 वाली कंडीशन फॉलो नहीं की जाएगी। तो देखते हैं 17-18 में क्या रहा। 17-18 में बुक बिकी 3,000। उस समय तक प्रिंटिंग कॉस्ट बढ़ गई थी, तो उसका सेलिंग प्राइस भी बढ़ा दिया, 12 रुपये कर दिया। सेल हुई 36,000 की, इसका 20% रॉयल्टी बनता है 7,200। ऑथर को 7,200 वैसे कभी मंजूर नहीं होंगे, क्योंकि तय ये हुआ था कि किसी भी ईयर में 8,000 पर एनम आपको देने ही पड़ेंगे। लेकिन ये ईयर ऑफ डिले है, इसलिए इस 8,000 से मतलब नहीं। पेमेंट कितना करना पड़ेगा? 7,200, वो भी डैमेजेस काट करके हम देंगे आपको। तो इस ईयर की एंट्री ज़रा कायदे से सुनना और समझना। आप पब्लिशिंग हाउस की बुक्स में एंट्री कर रहे हो जिसके लिए रॉयल्टी एक्सपेंस है और डैमेजेस उसके लिए इनकम है। डैमेजेस हमने आपसे रिकवर की, तुम्हारे लिए इनकम है। ठीक, एंट्री करते ही तुम्हें सब समझ में आ जाएगा। नोट करो एंट्री। रॉयल्टी अकाउंट DR, रॉयल्टी अकाउंट DR 7,200 टू A 7,200, रॉयल्टी अकाउंट DR टू A 7,200। लेकिन तय ये हुआ था कि जब हम आपको पेमेंट करेंगे तो डैमेजेस काट लेंगे। मैं सेकेंड एंट्री बता दे रहा हूँ। अब मैं पेमेंट करने जा रहा हूँ,
7200। मैंने कहा था अगर डिले करोगे तो डैमेजेस काट लेंगे। आपने 5 महीने की डिले की है, 4 महीने तो हमने अलाउ किए थे, 5 महीने की डिले की, हर महीने का 300 रुपये, मतलब 1500 रुपये हम आपसे काट लेंगे डैमेजेस के नाम पे। एंट्री होगी टू डैमेजेस रिकवर्ड अकाउंट 1500। 7200 हमने आपको ड्यू किए हैं, लेकिन पे 7200 नहीं करेंगे क्योंकि उसमें 1500 हम काट रहे हैं। और आप कुछ ऑब्जेक्शन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपको मालूम है कि ये 1500 किस बात के कटे हैं। टू बैंक 5700, टू बैंक अकाउंट 5700। क्या करें, गलती आपकी है, हम अपना नुकसान थोड़ी ना करेंगे, कुछ पैसा तो कटेगा ही। 31 मार्च को खाली आप ये 2 एंट्रीज थोड़ी ना करते हो। 31 मार्च को आप पीएल में ट्रांसफ़र करने की एंट्री भी करते हो, तो हर साल की तरीके से रॉयल्टी को पीएल में ट्रांसफ़र कर देते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रॉयल्टीज़ अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डीआर टू रॉयल्टी अकाउंट, जो अकाउंट आपने जिस तरीके से खोला हो। 7200 रॉयल्टी आपका एक्सपेंस है, आपने उसका अकाउंट क्लोज कर दिया। रुक जाओ, अरे क्यों इतनी जल्दबाजी करते हो भाई। इस क्वेश्चन में डैमेजेस रिकवर्ड अकाउंट खुला है, नॉमिनल अकाउंट है, आपके लिए इनकम है। ये इनकम के अकाउंट जब भी खुलते हैं क्रेडिट होते हैं और जब भी बंद होते हैं डेबिट होते हैं। इसको बंद नहीं करोगे। बीकॉम के हर चैप्टर में 31 दिसंबर या 31 मार्च को नॉमिनल अकाउंट्स आपको क्लोज करने हैं। हर चैप्टर में भी आगे भी पढ़ोगे तो देखना। तो इसको क्लोज करने के लिए इसको डेबिट करना पड़ेगा और पीएल अकाउंट के थ्रू क्लोज कर रहे हैं तो पीएल को क्रेडिट करना पड़ेगा। एंट्री हो जाएगी डैमेजेस रिकवर्ड अकाउंट डीआर 1500 टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1500। डैमेजेस रिकवर्ड अकाउंट डीआर 1500 टू पीएल अकाउंट 1500। अब अगले साल का काम तुम कर लेना, उसमें कुछ नहीं है, सिंपल ईयर है, देख के समझ में आ जाएगा, बिना देखे कर लोगे। फाइनली आज रॉयल्टी ख़त्म हुआ। देखो तो कितनी नॉलेज बढ़ गई तुम्हारी इस लगभग 20 दिन की क्लासेस के अंदर, वरना घर में बैठे रहते ऐसे रजैया के अंदर। तो सर्दी लग रही हो, बीकॉम कोई पढ़ता नहीं है। अगले टर्न का टॉपिक और इंटरेस्टिंग है और मज़ेदार है, क्लास मत मिस करिएगा कोई।